इस वीडियो में मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड जो तुम्हारा रिटार्डेशन फैक्टर वाला जो क्वेश्चन आता है उसको भी देखेंगे विद द न्यूमेरिकल एंड नोट्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट +4 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू वॉच इट कंप्लीटली एंड याद करते हो अच्छे से। सो इसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे एंड तुम्हें शॉर्ट क्लिप में भी मैं दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है करना क्या एग्जैक्टली। सो बेसिकली तुम्हें करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरिफिकेशन। इसमें होगा क्या, तुम्हारे पास कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है नेचर से निकालते हो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी होती है। मतलब कोई भी चीज़ निकालोगे मतलब नेचर से, तो उसमें कुछ तुम्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो इम्प्योरिटी है, तो इसको निकालने के 5 मेथड्स हैं बेसिकली, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे मेथड्स हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है तुम्हारे पास यार, तो सब्लिमेशन में होता क्या है, तुम्हारे पास होगा क्या कि एक तुम्हारे पास जो इम्प्योरिटी रहेगी, क्या होगी तुम्हारे पास जो इम्प्योरिटी रहेगी, मतलब तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योरिटी नॉन सब्लिमेबल हो। क्या हो? नॉन सब्लिमेबल। दैट मीन्स एक कंपाउंड तुम्हारा उड़ जाए, एक ना उड़े। दैट मीन्स जो तुम्हारा ऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी सब्लिमेट नहीं करती, दैट मीन्स सॉलिड से गैस में नहीं जाती है, तो तुम क्या मेथड यूज करोगे? सब्लिमेशन। समझ गए बात को? मतलब एक ऐसी इम्प्योरिटी है जो कि उड़ती नहीं है, सब्लिमेट नहीं होती है, दैट मीन्स तुम्हें सब्लिमेशन मेथड यूज करना है। एक रह जाएगा, एक नहीं जाएगा। नाउ सेकंड मेथड कम्स विद द क्रिस्टलाइजेशन। यार क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मैं तुमको बताता हूँ। बेसिकली करना क्या है, तुम्हारा एक सॉल्वेंट होगा, सॉरी एक सॉल्यूट होगा, उसको सॉल्वेंट में मिलाओगे और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। बट उसको हीट करोगे, हीट करने की वजह से उसके क्रिस्टल्स बनेंगे। क्रिस्टल्स बनने की वजह से तुम इम्प्योरिटी वाला जो मामला है उसको एक जगह सेपरेट कर लोगे। दैट इज द सेकंड मेथड, दो है क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड होता है डिफरेंस सॉलिबिलिटी के डिफरेंस पे ये बेस होता है। एंड जो इम्प्योरिटीज होती है स्विचेबल सॉल्वेंट में डाल दो और उसके बाद कुछ रूम टेम्परेचर पे होता है, उसको हीट करो, फिर कूल डाउन पे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यही वाला बवाल है, इसको देख लो थोड़ा बहुत। एंड जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा, बट याद रखें सॉलिबिलिटीज के डिफरेंस पे क्या बनता है? क्रिस्टलाइजेशन में तुम उसको डिफरेंट टेम्परेचर से बवाल होता है। ये क्या क्वेश्चन बन जाएगा, बता रहा हूँ ना जो पार्ट। सो नेक्स्ट मैथड कम्स विद द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मैथड में तुम्हारे पास क्या होता है बेसिकली, तुमको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास नोट्स हैं। दैट इज क्रिस्टलाइजेशन में क्या कह सकते हो, क्या होगा? डिफरेंस होगा सॉलिबिलिटीज में। एंड डिस्टिलेशन में तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। डिस्टिलेशन में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। अब बताता हूँ होगा क्या। ये मेथड तब तुम यूज करोगी जब तुम्हारे पास क्या हो? डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में। दैट मीन्स एक वॉलेटाइल लिक्विड हो, एक नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है। दैट मीन्स एक तुम क्या करोगे, इसमें इम्प्योरिटी भी है और तुम्हारा सॉल्यूट भी है ना। बेसिकली एक गर्म करोगे और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, एक उड़ जाएगा, एक नहीं उड़ेगा। दैट इज डिस्टिलेशन। तो एक ये तरीका अपना लेना। और दूसरा एक होता है डिफरेंस इन, पहली बात एक नॉन वॉलेटाइल एक वॉलेटाइल हो, और दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, जब लिक्विड में क्या हो? सफिशिएंट डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस जब होगा, बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होगा, तब तुम क्या यूज करोगे? डिस्टिलेशन का मेथड। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जेईई मेन में आया हुआ है। दैट इज क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म एनिलीन में देखोगे जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या है, तो इन दोनों के डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा तुम्हारा, क्या यूज करोगे? डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है यार। ना अब होता क्या है, देख होगा क्या, एक गरम करेगा एंड जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो बॉयल होगा, उसकी वेपर्स बनेंगे, उधर इधर भाग जाएगा और इधर इधर भाग पे उसके बाद कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करने के बाद वो लिक्विड तुम्हें फिर से मिल जाएगा। दैट मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उड़ेगा, उड़ने के बाद उसको मैं एक ठंडा कर दूंगा, ठंडा करके फिर से वो लिक्विड मुझे मिल जाएगा, फिर उसको एक जगह सेपरेट कर लिया। दैट इज डिस्टिलेशन। ना अब दूसरा होता है तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है भाई यार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, बट ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। अगर तुम इसी में सोचो, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पर देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा 100 का है ना, बट ऐसा कंपाउंड, ऐसी इम्प्योरिटी हो या फिर कुछ हो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, तो उसमें क्या करोगे तुम? यहाँ से जो गैस उड़ रही है, तुम्हें एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये जो गैस उड़ रही है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा तो दोनों गैस उड़ जाएंगी ना भाई, दोनों गैस उड़ जाएंगी। तो ये तुम नहीं चाहते हो। तो जब दोनों गैस नहीं चाहते उड़ जाए तो क्या करोगे, बताता हूँ क्या करोगे। तो करोगे क्या, एक गैस जब उड़ने लगे, क्या हो, एक गैस जब उड़ने लगी तो उस गैस को रोको। दैट मीन्स उसके एक गैस उड़ रही हो, उसको क्या करो, जो डिफरेंस आएगा दैट मीन्स उसको मिनिमाइज करने के लिए तुम यहाँ पत्थर डाल दो। पत्थर डालोगे क्या होगा, एक गैस जो भाग सकता है उसको भागने दो, वो टकरा के जाएगा। दैट मीन्स एक के लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एक के लिए थोड़ा कम मुश्किल रहेगा, जिसके लिए कम मुश्किल रहेगा वो भाग जाएगा, फिर उसको कंडेंस करो, अलग कर लो। दैट इज तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड इसमें तुमको एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे क्या होता है, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नाउ कमिंग द नेक्स्ट पार्ट जो कि है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये मेथड कब यूज़ करोगे यार? ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर तब तुम यूज़ करोगे या तो तुम्हें एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तुम उतना टेम्परेचर ही लेबोरेटरी में नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। पहला पॉइंट कम यूज़ करना है जब तुम लेबोरेटरी में इतना टेम्परेचर ही नहीं मेंटेन कर पाओगे। और सेकेंड पॉइंट तुम्हारा क्या है कि सेकंड पॉइंट तुम्हारा क्या है, विच हाईली एंड और इतना ज़्यादा और इतना मान लो एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जो कि तुम मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इतना कम टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कि साला थोड़ा सा और ज़्यादा बॉइल कर दिया तो डिकम्पोज हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है, बेसिकली उस तरीके से हो रहा है। तो तुम क्या कर जाओगे, तो तब तुमको यूज़ करना है डिस्टिलेशन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो या फिर बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट हो। दो मेथड में दो चीज़ की वजह से यूज़ करना है। एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है जो कि एग्जाम में आ सकता है, जो कि है ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं स्पेंट लाइक इन सोप इंडस्ट्री में। समझा क्या भाई? समझ आया क्या? गुड यार, इतना समझ गया ना। अभी तेरे को फिर से बता देता हूँ क्या था। अब आजा रिवीजन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंस होगा सॉलिबिलिटीज में, एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा डिफरेंस सॉलिबिलिटीज में। और डिस्टिलेशन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वही बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, इसलिए बेहोश करने वाला, वही किडनैपिंग वाला, ठीक है। तुमने किसी को किडनैप किया है क्या कभी? किसको किया है? नहीं करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, जब लेस बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम में यूज होता है। डिस्टिल अंडर रिड्यूस प्रेशर कब यूज करोगे, जब तुम्हारा हायर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, रिक्वायरमेंट हो रही हो, ज़्यादा टेम्परेचर तुम बना नहीं पा रहे हो, या फिर कम बॉइलिंग पॉइंट की हो, पता चला डिकम्पोज हो जाए, ज़्यादा कर दिया तो तुम्हारा क्या एग्जाम्पल होता है, स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री। नाउ कमिंग विद द स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है यार, जब तुम्हारा कोई कंपाउंड इमिक्सेबल हो, मतलब मिक्स, जब तुम्हारा सॉल्वेंट वो वाला जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा। जब वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा तब तुम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करोगे। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि तुम्हारा एनिलीन वाटर मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये तुम्हारा 4-5 पॉइंट हो गए जो कि मैंने कवर करा दिया है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है क्रोमेटोग्राफी बारे में मैं तुमको समझाता हूँ। बेसिकली एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ करना कैसे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो 2-3 बार फंस जाएगा, तो देख लेना, बताता कैसे इसको। देखो होगा क्या, तुम्हें निकालना होता है रिटार्डेशन फैक्टर। क्या निकालना होगा तुम्हें पेपर में, तुम्हें रिटार्डेशन फैक्टर निकालना होगा। क्या वेट अ मिनट, क्या है यार, पेपर में तुम्हें क्या निकालना होता है, रिटार्डेशन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है यार, रिटार्डेशन फैक्टर का मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी के लिए ये देख लो, और जो करना है वो बाद में कराऊंगा। रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली तुमको क्या होगा, इसको समझाता हूँ, एक सेकंड आ जाओ। समझा ही रहे, अच्छे से समझा रहे तो कि नहीं भाई? करा रहे हो भैया तो सही से करा दो, थोड़ा समझदारी भी आ जाए। तो आ जाओ। रिटार्डेशन फैक्टर में होगा क्या, देख तेरे पास होगा एक, तेरे पास क्रोमेटोग्राफिक थिन लेयर एक प्लेट होगी, इसको कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की प्लेट है। बेसिकली ये पूरी प्लेट है, क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक पूरी प्लेट है, ठीक है भाई। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी प्लेट है। अगर तेरे को प्लेट लेंथ गिवन होगी तो ये, अब ये प्लेट की लेंथ होगी। करना क्या है तेरे पास, मान ली मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान ली ये प्लेट है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है। इसमें क्या करेगा तू, अगर मान ली ये पेपर है, अगर ये पेपर है, अगर मान ली ये पेपर है, इस पेपर में तूने इंक लगा दिया। अब इंक लगा के इसको पानी में डाला तो होगा क्या, वो पानी भी ऊपर जाएगा और जो इंक लगा था वो भी ऊपर जाएगा ना। तो अब ये पानी और इंक कितना ऊपर गया है उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, पहले पढ़े होगे तो समझ आ जाएगा, बस समझाता हूँ। तो बेसिकली होगा क्या, ये दोनों ऊपर जाएंगे, जो यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट भी ऊपर जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो भी ऊपर जाएगा। तो रिटार्डेशन फैक्टर कहता क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर कहता है कि डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन। डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो यहाँ पर तूने यहाँ पर जो टीका लगाया था, जो तूने यहाँ पर पेन का डॉट लगाया था, वो कितना ऊपर गया है उसको कहेंगे एक्स। उसको क्या कहेंगे, एक्स, जो कि है सब्सटेंस कितना मूव किया, जो कि है सब्सटेंस कितना मूव किया। ठीक है यार, सब्सटेंस कितना मूव किया, दैट मीन्स अगर मैंने इस हाथ में, अगर मैंने ये थिन क्रोमेटोग्राफी प्लेट है, अगर मैंने यहाँ पर इंक लगाया, क्या लगाया यहाँ पर मैंने इंक लगा दिया है, तो ये इंक यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ चला गया, दैट मीन्स ये कितना मूवमेंट किया, इसको कहेंगे एक्स। क्या कहेंगे, एक्स। ये डिस्टेंस कितना मूव किया है। नाउ अब ये जिस पानी में तुमने डाला था पानी भी ऊपर चढ़ेगा, पानी कितना ऊपर चढ़ा है उसको कहते हैं वाई। पानी जितना ऊपर चढ़ा उसको कहते हैं वाई, एंड उसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब क्या है, जिस सॉल्वेंट में तुमने डाला है वो कितना ऊपर चढ़ा है उसको कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट, और जो इंक का डॉट था वो कितना ऊपर गया उसे कहेंगे सॉल्यूट फ्रंट। तो जो तुम्हारा रिटार्डेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यार, वो होता है एक्स बाई वाई। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली होगा क्या। बेसिकली आ जाओ क्वेश्चन से करते हैं।
तो मैंने क्या बता दिया, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, सॉल्यूट बेस लाइन से कितना ऊपर है एंड सॉल्वेंट बेस लाइन से कितना ऊपर है। सॉल्यूट मतलब वो डॉट कितना ऊपर गया था एंड सॉल्वेंट क्या है, जो पानी कितना ऊपर गया था। तो बेसिकली रिटार्डेशन फैक्टर में स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, ये थिन क्रोमेटोग्राफी प्लेट है। आज वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी वॉच डेवलप्ड एब्जॉर्प्शन है, फलाना ढमकाना लिखा है, मेरे को इससे मतलब नहीं है, टीएलसी प्लेट है। अब देखते हैं, ये गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर का, पूरा 6 सेंटीमीटर का गिवन है, प्लेट पूरी 6 सेंटीमीटर की है भाई ना। अब बात करते हैं, ये कुछ ये बेस लाइन है, क्या है, ये बेस लाइन उन्होंने बना के रखी 0.5 सेंटीमीटर की। वेरी गुड यार। नाउ अब करना क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डॉट होता है, वो डॉट ऊपर भाग जाता है, वो कितना ऊपर भागता है वो कैसे देखोगे। तो देखो यार, बेसिकली तुम्हारा ये बेस लाइन से ये डॉट कितना ऊपर गया है, इसको देखो यार, बेस लाइन से ये डॉट, यहाँ पर बेस लाइन है, यहाँ से डॉट कितना ऊपर गया है, ये तो पूरा 3.5 है ना। तो ये डॉट कितना ऊपर गया होगा, ये तो डॉट तो इतना ही गया है, दैट इज 3। डॉट कितना ऊपर गया है, 3 यार। डॉट कितना ऊपर गया, सॉल्यूट कितना ऊपर गया, 3 ना। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट बेस लाइन से कितना ऊपर गया, सॉल्वेंट कहाँ, अरे भाई सॉल्वेंट तो यहाँ तक आ चुका है, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है। तो बेसिकली इसको कैसे नापोगे, ये तो 3 पूरा है, ये तो 3 है ही। अब ये जो लेंथ है ये कैसे निकालोगे, बेसिकली तुम देख सकते हो ये 3 है, अगर ये पूरा 6 है, क्या अगर ये पूरा 6 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 0.5 ये तो हो गया तुम्हारा 1, क्या 0.5 कितना हो गया 1, और ये तो 3 तुम्हारा है ही, दैट मीन्स ये कितना है 2, कितना है 2। तो बेसिकली तुम कह सकते हो ये जो पूरी लेंथ है, सॉल्वेंट जितना ऊपर गया, सॉल्वेंट इस बेस लाइन से ये इतना, कितनी लेंथ है, ये लेंथ है 5। बेसिकली क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब 3/5 का सॉल्व कर लो, 5 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट लगा, 0 आया, कितना होगा 0.6, तो ये 0.6 आ गया। एंड न्यूमेरिकल में है तो कितना कर दोगे, न्यूमेरिकल में आ जाएगा 6 × 10⁻⁻1। बेसिकली तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नाउ दिस इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड ये पार्ट याद कर लेना अच्छे से, बाय। एंड अगर कल परसों में भी पेपर है, जब भी पेपर है, चिल रहो, काम रहो, ज़्यादा बेटर है उससे, ठीक है यार, समझ पा रहे हो ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लो, टेंशन लोगे तो ज़्यादा पेपर बेकार जाता है, ठीक है। कुछ और चीज़ें सोचना नहीं पेपर के अंदर। एंड बेस्ट ऑफ लक, जितना तुमने पढ़ा है वो इनफ है। एंड अगर ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मेरे को डालना पड़ा, अदरवाइज मैं भी वीडियो नहीं डालता अभी इस टाइम पे। बेसिकली इंपॉर्टेंट था एंड मैंने कराया नहीं था, तो कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा इसके, ठीक है। बाय, ध्यान रखना।